जय हिंद दोस्तों। आपका ब्यूटीफुल चैनल एलकेजी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। आज आपको पढ़ाऊंगा निबंध कक्षा 12 हिंदी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9 नंबर का टॉपिक है और इसे आप अपने जीवन में भी उतारें, चीज़ों को जो अच्छी चीज़ें लगें और साथ साथ में परीक्षा में भी अच्छे नंबर लेके आएँ। तो शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार क्या है? तो भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्ट प्लस आचार। मतलब जब आचरण ही भ्रष्ट हो जाए तो उसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या हुआ है? बिगड़ा हुआ आचरण, यानी अनैतिक तरीके से किया गया कार्य, गलत तरीके से किया गया कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार सदाचार का विलोम शब्द है। किसका? सदाचार का विलोम शब्द है। और भ्रष्टाचार का जो समानार्थी शब्द है यानी पर्यायवाची है वो कदाचार। भ्रष्टाचार को कैसे लिखना है? तो देखो, जब कोई व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों, न्याय, नीति, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के विपरीत अपने स्वार्थ के लिए, असत्य के लिए, बेईमानी के लिए कार्य करता है तो इसे भ्रष्टाचार कहते हैं और इसमें इन्वॉल्व व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहते हैं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के कारण। तो देखो दोस्तों, हर क्षेत्र में मनुष्य की क्या हो, आवश्यकताएं अनंत हो गई हैं और इन आवश्यकताओं, अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य पहले नैतिक कर्तव्य करता है, मतलब सही तरीके से कार्य करता है और फिर धीरे 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 अनैतिक कार्य करने लगता है। जब नहीं पूरा कर पाता है तो गलत कार्य करने लगता है, अनैतिक कार्य करने लगता है। तो अनैतिक कार्य ही भ्रष्टाचार हैं और यही भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति की असीमित आवश्यकताएं, असीमित इच्छाएं। अब बात करते हैं धन लिप्सा। तो धन लिप्सा क्या है? तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए? धन, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, धन वृद्धि। तो हर व्यक्ति धन वृद्धि में लगा हुआ है। इसके लिए मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, ये सब चीज़ें कर रहा है। अब व्यक्ति क्या है? नौकरी नौकरी कर रहे लोग क्या हैं कि घूसखोरी कर रहे हैं, घूस ले रहे, काम कर रहे, घूस ले रहे, काम कर रहे। व्यापारी क्या कर रहा है? इनको घूस दे रहा है। इनसे क्या ले रहा है? काम ले रहा है। काम करके कोई भी प्रोडक्ट बना दे रहे। इसमें क्या हो रही है? कालाबाजारी हो रही कि नहीं हो रही? तो व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल है, नौकरी वर्ग भी इसमें शामिल है। और अब आ जाओ मजबूर व्यक्ति क्या हैं कि जिनके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, वो भी मजबूरी में कोई गलत काम कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग मजबूर हैं, जिनके पास गरीब परिवार में जन्म लिया, उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा दिलाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो असीमित इच्छाएं हैं, धन वृद्धि है, यही हमें किसकी ओर ले जाती है? भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार का व्यापक प्रसार। तो दोस्तों, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, हम कहें तो सर्वत्र भ्रष्टाचार है। देश में मानव की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके से कार्य करता है और सरकारों की भी मदद करता है। जैसे कोई सरकार बननी है तो उसमें गलत तरीके से वोट देना, ध्यान न देना। तो सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकारों को राज्य के कल्याण के लिए योजना बनानी चाहिए, लेकिन वो तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपना शासन चलाने के चक्कर में, अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? आज भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहां भ्रष्टाचार पहुंच नहीं गया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करें तो राजनीतिक भ्रष्टाचार में क्या है कि जब राजनीतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसे राजनीतिक भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे सरकार का मेन उद्देश्य होना चाहिए समाज की सेवा करना, लेकिन लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि समाज की सेवा कर रहे हैं, बल्कि वो तो खुद ही मेवा काट रहे हैं। जैसे कि चारा घोटाला हो गया, बताओ, चारे तक का तो घोटाला हो गया देश में। बोफोर्स घोटाला, शेयर घोटाला, ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं, उनका गरीब आदमी का भ्रष्टाचार है, सब राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसमें शामिल कौन? राजनेता। उन्हें दोषी क्यों नहीं करार दिया जाता? उनके पास तो पावर है, वो तो किसी भी जज को हटा देंगे। तो ये सब पावर होने की वजह से क्या है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आजकल के समय में नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए देश की सेवा नहीं बल्कि देश सेवा का ढोंग करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन में भ्रष्टाचार। तो आर्थिक जीवन में तो भ्रष्टाचार चरम पर है। कैसे चरम पर है? जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आज मार्केट में मिल रही हैं, सब में तो मिलावट है। लेबल कुछ और का है, सामान कुछ और है। राइट, दिखावा है अलग, ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हाल है। मूल्यों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है कि वही किसान आदमी गेहूं अपने बेचे तो सरकार मूल्य निर्धारित करे, अब वो बना के बिस्किट और पॉपकॉर्न बेचें तो अपने आप ही बिस्किट की कीमत बढ़ा दें, पॉपकॉर्न की कीमत बढ़ा दें।
तो इससे क्या हो रहा है, किसान आदमी तो गरीब है लेकिन वो तो अमीर हुए जा रहा है, पॉपकॉर्न बेच के, बिस्किट बेच के, नमकीन बेच के, दुनिया भर का कचरा मिला के उसमें। तो आर्थिक जीवन में भी भ्रष्टाचार बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार। तो सामाजिक जीवन में भी भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, बढ़िया तरीके का समाज नहीं है। आजकल के दौर में लोग बिल्कुल भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे और नैतिक मूल्यों को तो बिल्कुल भूले जा रहे हैं। तभी तो देख लो कि समाज में क्या हो रहा है, आए दिन बलात्कार, चोरी, हत्या, धोखा, अपहरण, नारी का अपमान, विवाह विच्छेद, जहाँ देखो वहाँ ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा, फलाना हो रहा है। ये सब क्या है, अस्पृश्यता। आज भी लोग छुआछूत को मान रहे हैं, तो अभी भी तो मेंटेलिटी नहीं सुधरी लोगों की ना। तो यही तो सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार का समापन तो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले शिक्षा सुधरे, शिक्षा अच्छी होगी तो लोग शिक्षा से राजनीतिक मूल्यों को समझेंगे। राजनीतिक नैतिक मूल्य उसके क्या हैं, नैतिक मूल्य हैं कि वो मानव बन के मानव रूपी कार्य करे, और यदि ऐसा करता है तो भ्रष्टाचार कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति सुधर जाएगा। तभी तो कहा गया है अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। उप उपसंहार क्या है, तो इसके लिए कानून को भी अच्छे सख्त कानून बनाने चाहिए, कानून को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, सरकारों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं बनानी मतलब लानी चाहिए, जिससे लोगों का विकास हो, लोगों में नैतिक मूल्यों की जानकारी मिले, उन्हें नैतिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाए ये सिखाना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम में से कैसे रहें, प्रेम करना क्यों ज़रूरी है, और प्रेम में रहने से फ़ायदे क्या हैं, ये लोगों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो आने वाली पीढ़ी वैसी भी अच्छी हो जाएगी। और पी रहे आदमी लोग दारू और दूसरों से कह रहे तुम मत पीना, खा रहे गुटखा दूसरों से कह रहे तुम मत खाओ, पी रहे हैं सिगरेट दूसरों से कह रहे तुम मत पियो, ऐसे सुधार नहीं होता। मनोवृत्तियों को बदल कर ही सुधार किया जा सकता है। पहले खुद सुधरो तब दूसरों को सुधारो। तो कहीं ना कहीं आज अगर समाज में इतनी सब चीज़ें खराब चल रही हैं तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोगों के हाथ हैं, और तभी आज समाज में इतनी गड़बड़ी है, इतनी अनबैलेंस सिचुएशन है। वरना तो इतनी अनबैलेंस सिचुएशन होने के कोई चांस ही नहीं होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार हो गया। अब चलते हैं आगे और अगला निबंध समझते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण वाले निबंध की। प्रदूषण में सबसे पहले लिखा प्रस्तावना। जैसे गंगा है, हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, आज वो प्रदूषित हो रही हैं, राइट। जैसे कि ऐतिहासिक धरोहर में आप ताजमहल ले सकते हो। अब उन्हें प्रदूषण से मुक्ति दिलाना हमारा मुख्य दायित्व होना चाहिए। इस दायित्व का हमें निर्धारण करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, और हर स्थिति में इन्हें प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे अपने आप में ये शर्मिंदगी की बात होगी। प्रदूषण का क्या अर्थ है, तो वायु, जल और स्थल। वायुमंडल में वायु मिल रही है, जलमंडल में जल मिल रहा है, स्थल मंडल पे मानव जीव रह रहे हैं। इनमें क्या है, भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं होती हैं, राइट। अब इनमें अगर अवांछनीय परिवर्तन कर दिया जाए तो अवांछनीय परिवर्तन के कारण ही समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इसी समस्या को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण का मतलब जो हमारे चारों ओर का आवरण है उसमें समस्या आ जाएगी, वही पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वायु, जल, स्थल में जो भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं हैं, जब इनमें अवांछनीय परिवर्तन होता है तभी पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब समझते हैं प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करो तो वायुमंडल में क्या है, गैसों का एक निश्चित अनुपात है ना। प्रकृति ने जब हमें दी सब चीज़ें तो उनमें तो गैसों का निश्चित अनुपात बनाया। तो जैसे मान लो ये पेड़ है, ये मानव है। अब पेड़ में क्या है, सनलाइट मिली तो पेड़ ने फोटोसिंथेसिस किया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिली, यहाँ से ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मानव ले ली, मानव ने कार्बन डाइऑक्साइड दी, इन्होंने ली, तो इन्होंने अपना खाना बनाया। ऐसे ही पूरा सिस्टम बैलेंस हो गया। अब क्या किया मानव ने, अपने फ़ायदे के लिए पेड़ ही उड़ा दिया। अब पेड़ काट लिए तो गड़बड़ी करी ना, तो गैसों का ये निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो इससे क्या उत्पन्न होगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से क्या होगा, आप सांस ले रहे हो ना, तो सांस से क्या होगा, आपके श्वसन अंग कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, आपके फेफड़ों में दिक्कतें आएंगी, तो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, दमा हो सकता है। अब हृदय रोग हो सकता है। हृदय रोग कैसे हो गया, तो देखो फेफड़ों में जब गंदी वायु चली गई तो वायु कौन छानेगा, ओव्यूल्स। अब पता चला उनमें छन के कौन चला गया, गंदी चीज़ें चली गई ऑक्सीजन के साथ, वो कि कौन किसके पास जाएंगे, हृदय के पास। हृदय ही तो पंप करेगा ब्लड को, तभी तो वो पूरे शरीर में पहुंचेगा। अब देखो हृदय में गंदा ब्लड मान लो पहुंच गया, अब वही गंदा ब्लड पूरे शरीर में पहुंच गया तो समझ पूरे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। आँख में खुजली होना, आँख में जलन होना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है।
अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण में क्या होता है, जल में खनिज तत्व हैं, कार्बनिक तत्व हैं और अकार्बनिक तत्व हैं। इनका एक निश्चित अनुपात है। जब इनमें फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, हानिकारक तत्व मिलते हैं तो इस निश्चित अनुपात में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण के कारण पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे टाइफाइड जैसी समस्या, पेचिश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो लाउड स्पीकर, वाहन, डीजे, सायरन ये चल रहे हैं रोडों पर चल रहे ई रिक्शा बजाते गाना घूम रहे हैं, क्या है, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं ना। अनियंत्रित आवृत्ति की ध्वनि, लोग शहर में खड़े हो नहीं पा रहे हैं, लोग बारात में जा रहे हैं, उधर डीजे बज रहा, कोई जलाव फैलाए दे रहा, कोई किसी के लात मारे दे रहा है, कोई किसी को पैर मारे दे रहा है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पागलपन क्रिएट हो रहा है ना इन सब चीज़ों की वजह से। और इसी को कहते हैं कि आगे चल के बहरेपन में तब्दील हो जाएगा, सही तरीके से सो नहीं पाएगा व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं वो पागल ही हो जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति को पागल तक बना सकता है, इसलिए इसे तो नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण की। तो देखो, कृषक क्या करते हैं, किसान क्या कर रहे हैं, अधिक उत्पादन चाहिए, उसके लिए वो कीटनाशक, रोगनाशक का प्रयोग कर रहे हैं ना। अब यही तो आएगा जो मार्केट में बिक रहे उत्पाद, अब वो कौन खाएगा, मानव। तो मानव में क्या उत्पन्न होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी। तो यही तो हानिकारक, हानि पहुंचाने लगी, ये क्या हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया। अब बात करते हैं रेडियो प्रदूषण की। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण, तो हर देश क्या कर रहा है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु परीक्षण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो परमाणु परीक्षण में तेजी से विस्फोट होता है, उससे रसायन निकलते हैं, उससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। वो कहाँ मिल रही हैं, वायु में, जल में, और कहीं ना कहीं इससे तो सभी प्रदूषण हो रहे हैं। तो सबसे खतरनाक प्रदूषण तो रेडियो धर्मी प्रदूषण हो गया ना। जैसे इसका परिणाम देख लो, नागासाकी, हिरोशिमा में जो परमाणु परीक्षण हुआ, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यही है कि आज भी वहाँ बच्चे, मानसिक स्थिति उनकी खराब है, आज भी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो पूर्ण विकसित नहीं है। प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे हो सकता है, तो इसके लिए व्यक्तिगत हमें सुधारना पड़ेगा। व्यक्तिगत अगर हम सुधार कर लें, अपनी नैतिक मूल्यों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, अगर हम सही से शिक्षित हो जाएं, तो फिर इसके लिए अगर सरकार भी हमारा सहयोग करे, सरकार भी सही नीतियां बनाए, तो हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। सन 1974 में देख लो, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बना, आज भी जल सुरक्षित नहीं है। तो कैसा नियंत्रण बोर्ड बनाइए। वन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वनों की अंधाधुंध कटाई हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसे भी हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर हमने ये नियंत्रित कर ली तो हम ऑक्सीजन नियंत्रित कर लेंगे, ऑक्सीजन नियंत्रित कर ली तो हम लोगों को मरने अर्थात उसका जीवन बचा सकते हैं। जो बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं, कोरोना में बहुत लोग बिना ही ऑक्सीजन चले गए। तो अब बात करते हैं उपसंहार की। उपसंहार में हमें लिखना है, देखो मानव क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा वैज्ञानिक शक्ति आगे बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो मानव जितना ज़्यादा विकास कर रहा है, वैज्ञानिक विकास कर रहा है, उतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसने किया, जो सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई, उन्होंने सबसे ज़्यादा धुआं फैलाया, उन्होंने सबसे ज़्यादा रसायन फैलाया, उन्होंने सबसे ज़्यादा पानी गंदा किया। तो कहीं ना कहीं ये समस्या एक देश की नहीं, पूरे विश्व की है। तो प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है, उसका निवारण सबको मिलकर करना चाहिए। सभी राष्ट्रों को मिलकर ही इसका निवारण करना होगा, अन्यथा हम इसे सुधार नहीं पाएंगे। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने देश अपना भारत सुधार लिया, अब भारत के लोग सब सुधर गए, राइट। अब लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा, उसका पड़ोसी में जो देश हैं वो नहीं सुधरे। अब पता चला वो गंदा वहाँ आग ही जला रहे हैं, वहाँ धुआं जला रहे हैं, वहाँ टायर जला रहे हैं, उनकी गैस तो हमारे देश में आ जाएगी। तो वायु को थोड़ा रोक लोगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सबको सुधरना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीज़ों को निवारण कर सकते हैं, इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है आतंकवाद। तो आतंकवाद में प्रस्तावना हेडिंग में क्या लिखोगे, तो देखो आतंकवाद का एक्चुअली में मतलब क्या है, अतिवादी विचारधारा, मतलब किसी में भय फैलाना, भय फैलाकर हम क्या करें, उन पर शासन कर लें। तो अतिवादी विचारधारा जो भय फैलाकर शासन करना चाहती हो, ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाती हो, तो इसे ही आतंकवाद कहते हैं। मतलब भौतिक युग में सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इससे क्या हो रहा है कि लोग किसी भी स्तर तक जा रहे हैं। तो इससे क्या आ रहा है, समाज में असंतोष पैदा हो रहा है, समाज में एक अनबैलेंस सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। अब देखो एक्चुअली में आतंकवाद का क्या अर्थ है, तो जब कोई व्यक्ति भय की सहायता से अपने स्वार्थ सिद्ध करता है और लोगों में भय फैलाता है, तो इसे आतंकवाद कहते हैं, और ऐसा करने वाले लोगों को आतंकवादी कहते हैं। यह एक हिंसक विचारधारा है, सीमित क्षेत्रों में फैलाया गया
जो आतंकवाद है उसे गुंडागर्दी कहते हैं और गुंडागर्दी का ही बड़ा रूप आतंकवाद है। भारत में आतंकवाद का उदय कब हुआ? तो भारत में आतंकवाद का उदय 1967 में बंगाल में नक्सलवाद के समय से हो गया और यही आंदोलन 1974 तक चलता रहा। इसमें बहुत लोगों की जान गई जिनका कोई मतलब कसूर नहीं था, ऐसे लोगों की भी जान गई। अब देखो दोस्तों, भारत में आतंकवाद 1967 में ही बंगाल में नक्सलवाद शुरू हो गया। उसके बाद 1981 और 1991 पंजाब में भ्रष्ट राजनीति और पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर आपस में साजिश करी, जिससे क्या हुआ, सिख आतंकवाद आंदोलन हुआ जिसमें भी लाखों लोगों की जान गई। एक भिंडरावाला था, उसने खालिस्तान की मांग कर दी, राइट। तो जैसे तमाम तरीके के जब ऐसे आतंकवाद हुए तो उनमें शीर्ष नेताओं जैसे इंदिरा गांधी, संत लोंगोवाल, लाला जगत नारायण जैसे लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या है, आतंकवाद सीधे पाकिस्तान द्वारा प्रेरित है। यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को सताया जाता है, उनके साथ घृणित व्यवहार किया जाता है और जो वहाँ के लोग हैं बहुसंख्यक, उनको गलत तरीके से भड़काया जाता है, जिससे क्या होता है, वो भारत के प्रति भड़कते हैं और वहाँ पर आतंकवादी वाली घटनाएं करते हैं। आतंकवाद से तो दिल्ली का संसद भी नहीं बचा, वहाँ भी संसद भवन पर भी अटैक हो चुका। गुजरात में गोधरा कांड, ट्रेन में आग लग गई। मुंबई, असम, बिहार, नागालैंड, सिक्किम, कुछ बचे ही नहीं है, सब हर जगह तो आतंकवाद फैला पड़ा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लाई है, जिससे अब आतंकवाद कुछ कम हद तक कम हुआ है। अब बात करें विश्व में आतंकवाद, कोई भी देश आतंकवाद से नहीं बचा है, चाहे बांग्लादेश हो, चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, चीन हो, कोई भी देश आज इससे बचा हुआ नहीं है। अब देखो, आतंकवादियों का एक पूरे विश्व में समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, ओसामा बिन लादेन कहते हैं, जिसने एक फ़ौज तैयार कर रखी है तालिबान विद्रोहियों की। इन लोगों ने एक बार क्या किया था, अमेरिका का ट्विन टावर उड़ा दिया था कुछ ही मिनटों में। तो इससे लोग क्या हैं, आज भी भयभीत हैं। तो आतंकवाद के प्रचार का मेन कारण क्या है, आतंकवाद का प्रसार इतना क्यों हो गया, कारण क्या है, लोग अपने धर्मों में अंधे हैं, लोगों को सत्ता का लालच है, लोग स्वार्थी हो चुके हैं, लोग दूसरों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, लोग केवल अपने पर ध्यान दे रहे हैं। अरे अपने पर भी तो ध्यान दो लेकिन ये तो देखो कहीं ना कहीं वो घूम के तो आपको ही बाद में नुकसान पहुंचाएगी आके। तो समाधान क्या है, इसका समाधान है कि शिक्षा फिर सुधरनी चाहिए और शिक्षा सुधरेगी तो नैतिक मूल्य आएंगे, लोग अपने अपने आप को समझेंगे और उनका सही से पालन करें, एकजुट होकर काम करें, यूनिटी बना के काम करें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। भ्रष्टाचार चुटकी बजाते ही चला जाएगा, ये सब निवारण हो जाएगा। और जब तक लालच ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी तब तक कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 टॉपिक के हैं निबंध, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप कंफर्म कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए और कोई भी गलत कार्य ना करिए, मेहनत करिए, आपके परिणाम परीक्षा में आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर इस वीडियो से आपका कोई फ़ायदा होता है, आपको नॉलेज मिलता है, तो इसे शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। साथ साथ में कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।